तैयार हो जाएं, राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है जिम फिट होने का। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रेनर काशिफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तुझे बिल्कुल ठीक। आज तो बड़ा सीन होने वाला है। आज स्किपिंग रोप, जंप रोप भी इसको कहते हैं। इंस्पायर्ड है रस्सी कूदना से। एक हम खेल खेला करते थे, अभी भी खेला जाता है बहुत जगहों पे। ये एक उसकी डेवलपमेंट है जिसके ज़रिए हम वर्जिश की हरकत कर सकते हैं बहुत सारी। तो हर स्पोर्ट शॉप से मिल सकती है आसानी से। आप कहेंगे स्किपिंग रोप चाहिए, जंप रोप चाहिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके ज़रिए हम आज वर्जिश करेंगे। सबसे पहले हमने वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हमने इसका जो पैमाना है मापने का, इसको कि आपने कौन सी ख़रीदनी है असल में आपके कद के मुताबिक, क्योंकि इसमें साइज़ आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको दोनों हैंडल्स जो हैं, पकड़ने वाली ग्रिप्स जो हैं, इसको देखना है, अपने पाँव के साथ इसको रखना है और आपने देखना है कि आपके कंधे से ऊपर ज़्यादा हो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा नीचे हो तो बहुत छोटी हो जाएगी। आपके इन बिटवीन, आपके टॉर्सो, शोल्डर और टॉर्सो के इन बिटवीन होनी चाहिए, ताकि आपकी जो अभी जो हम पहला वार्म अप करने जा रहे हैं, आसानी से ये आप कर सकें। तो ये इसका साइज़ जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से कौन सा अच्छा है। अब आपने क्या करना है कि आपने थ्रू आउट जंप रोप करते हुए आपने अपने पंजों पे रहना है, ठीक है। और आपने इसके हाई रेपिटेशंस करने हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से वार्म अप भी मिल जाएगा। और ज़रूरी है कि जिस दिन आपने स्किप रोप करनी है, उस दिन आप अच्छा से शैम्पू से बालों को ब्लो ड्राई करें, ताकि उछलते हुए ट्रेनर काशिफ की तरह बाल भी जंप लगा रहे हैं और आपकी वीडियोस भी अच्छी बन सके। फील जिस वजह से फील आ रही है। 4 सेट्स करने हैं आपने, 30 to 50 रेपिटेशंस करने हैं आपने, और आपका जो जिस्म है वो हरारत आ जाएगी, उसमें नरम हो जाएंगे, आपके मसल्स जो हैं, इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपका वज़न 80 किलो है तो डिवाइडेड होगा, डिपेंड करता है कि किस जिस्म के हिस्से पे कितना गोश्त है, कितनी चर्बी है, कितना वज़न है। लेकिन आइडियली अगर देख लिया जाए, या ऐसे ही अंदाज़न डिवाइड कर लिया जाए, 50 लोअर बॉडी, 50 अपर बॉडी, ठीक है। 50 में से 25%, मिसाल के तौर पे 25 किसकी बात करूं, इस टांग के हिस्से की, 25 एक लेग। तो क्या करेंगे, हमने रोप को पाँव के नीचे रखना है, इसको रोटेट करना है। अब मिसाल के तौर पे 80 किलो मेरा वज़न है और 40 किलो मेरा नीचे वाला हिस्सा है जिस्म का, ठीक है। उसमें से मैं 20 किलो को लिफ्ट कर रहा हूँ अपने रोप के साथ, ठीक है। 20 किलो बहुत ज़्यादा वज़न होता है। और अब आपने क्या करना है, अपने तवाज़ुन के साथ अपने मसल्स को एंगेज करना है। कैसे? आपने सिंगल लेग पे आया, आप दूसरी लेग को लिफ्ट किया, लेग को उस पे छोड़ा नहीं है, अभी एक्सरसाइज शुरू करें हम लोग। अच्छा, इसको हैंग किया यहाँ पे, पहले तो आपका कंट्रोल यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। अगर कंट्रोल आपने कर लिया है, अब आपकी वर्जिश स्टार्ट हो जाएगी। बाइसेप कर्ल्स के साथ लेग एक्सटेंशन, आप 20 किलो को पुल कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो ईसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक फोर्स है आर्म्स पे, वो आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आप वेट जो है आपकी लेग आपको प्रोवाइड कर रही है, जिम वाला रेजिस्टेंस मिल रही है। अब आपका क्या हो रहा है कि आप जो है पहले तो तवाज़ुन पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके आर्म्स पे फोर्स लग रही है, उसके साथ साथ अपने लेग्स एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे हैं। तो एक ही वर्जिश की हरकत में बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। तवाज़ुन, मसल डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो स्किप रोप आप यूज कर रहे हैं जी, ये वो है इलास्टिक है की तरह, इसमें स्ट्रेच होता है। इतना स्ट्रेच नहीं होता, एक हद तक जाके स्ट्रेच इसमें ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत मुफीद है। हमारा मकसद ही है। एग्जैक्टली, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर वो स्ट्रेचेबल है तो कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको वो मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे। फिर 20 किलो जो है वो 20 किलो नहीं रहेगा, हाँ। वो बल्कि 5 किलो से भी कम लगेगा आपको। तो शुरू करते हैं क्विक सा। आपने इसके 20 रेपिटेशंस करने हैं, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अपने रोप को लूज़ करना है उसी तरीके से। अब चलें लेग स्विच कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने एक लेग यूज़ की, फिर उसके बाद दूसरी लेग को यूज़ करना लाजमी है। सेम एक्सरसाइज अब हम करेंगे डिफरेंटली। किस तरीके से? अब हम लिफ्ट करेंगे, स्ट्रेच ऑल द वे, फुल रेंज। अब क्या हो रहा है कि जब मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही है। किस तरीके से? देखिएगा, लिफ्ट किया, बैलेंस किया, तवाज़ुन किया, ऊपर ऑल द वे, एंड देन प्रेस ऑल द वे। अब इसमें तवाज़ुन भी है, लेकिन आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, आपके ग्लूट्स हैं,
आपकी टांगों के जो मसल्स हैं ये बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्ट्रेच मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और आपकी जो लंजेस हैं, एक किस्म का लंज है, लंज कौन सी एक्सरसाइज जो हम ये वॉकिंग लंजेस करते हैं, तो इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, मसल्स में खिंचाव तनाव महसूस होगा और आपके क्वाड्स मसल इन्वॉल्व होंगे। शुरू करेंगे, उसके साथ अपर बॉडी शोल्डर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑल द वे अप, और तवाज़ुन तो है ही है दोनों हरकत में, ठीक है। नाइस एंड कंट्रोल। फुदकने की इजाज़त है? ये तो मैं चूँकि एडवांस्ड हूँ, मैं बैलेंस कर लेता हूँ, मुझे पता टेक्निक्स किस तरीके से। अब देखिए मैंने एक दफ़ा जंप किया ताकि मैं अपने आप को बैलेंस कर सकूँ बॉडी को, और शुरू कर लिया, कंफर्ट लेवल पे लेके आया। नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमने इसको क्या किया, क्विक से जल्दी हरकत चलते हैं। पाँव रखे दोनों, हैंडल को पकड़ा इस तरीके से, और आपने दिखाइएगा पाँव पे फिक्स कर दिया। अब हमने हाथों की प्लेसमेंट दिखानी है। आर्म स्ट्रेट किए, बिल्कुल रोप को पकड़ के रखा, जल्दी आ जाइए, ये पकड़ लिया मुझे, ऐसे किया आपने, एंड फ्लाइज। नाइस एंड कंट्रोल। अब देख सकते हैं अब हमारे शोल्डर एंड चेस्ट इन्वॉल्व हो गए। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। 15 रेपिटेशंस ईच एक्सरसाइज, 3 to 4 सेट्स स्प्रेड करना है आपने। अब देखिए कि जो हमारे पास मशीन्स होती हैं तौसीक भाई, या बारबेल या डंबल हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें यह है कि अगर हम लेटे हुए हैं मशीन पे, या बैठे हुए हैं, या बेंच के ऊपर लेटे हुए हैं, मशीन पे, बेंच पे, या एक मशीन होती है बटरफ्लाई, उस पर आप बैठे हुए हैं, उन तीनों कैटेगरीज में क्या होता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन यहाँ से आगे नहीं जा पाती है। इसमें क्या हो रहा है कि मेरी रेंज ऑफ मोशन देखिएगा कहाँ जा पा रही है, बिल्कुल पीछे तक जा सकते हैं, ऑल द वे। इवन ये डंबल के साथ मैं लेके नहीं जा सकता। तो उसमें ये होता है कि इंजरी का एहतमाल हो सकता है कि जब आप हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं। बैक ऑफ द माइंड आपको टेंशन होती है कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो ये वो वाहिद तरीका है कि आप रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं अपने मसल्स की फुल रेंज के साथ। नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमने क्या किया, हमने रोप को पकड़ा। तो उसी भाई वक्त कितना है? 1 मिनट। हमने रोप को पकड़ा इस तरीके से, फटाफट 2 एक्सरसाइजेस कर लेंगे। सेकंड लास्ट हमारी क्या है, हमने बेंट होना है, इंगेज करके। नाइस एंड कंट्रोल, स्ट्रेच, नाइस एंड कंट्रोल, होल्ड करके, कोई जल्दी नहीं करनी है। 1। अब देखिए एक स्किप रोप है, 1। वो अगर आप घर में ले आएं तो घर के तमाम अफराद पूरा उससे जिम क्रिएट कर सकते हैं और आप कितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर और सकते जब आप यूं हैं, आपने बाजुओं को टाइट किया हुआ है, ऊपर स्ट्रेट किया हुआ है, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। उसके अलावा आप कोर को एंगेज कर रहे हैं। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी 15 रेपिटेशंस। लास्ट हमारी क्या है, लैट पुल डाउन। एक साइड पे करेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। ये बाजू सीधा रहेगा, यहाँ टेंशन मेंटेन रखनी, क्योंकि लाइट वेट है, सुपर लाइट वेट है, तो इधर टेंशन रहेगी, इसकी हरकत रखनी है। हमने 15 रेपिटेशंस किए, साथ ही अदर साइड 15 रेपिटेशंस। तो ये था आपका आज का फुल बॉडी वर्कआउट रोप के साथ। रूटीन आपने फॉलो करनी है, पानी की ज़रूरत है, साथ साथ पानी पीजिए, और आई होप कि आपको आज का वर्कआउट पसंद आया होगा। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट था। और मुझे ज़हन में आ रहा है कि हमारे गांव देहात में बच्चियां जब स्किप रोप के साथ पूरा का पूरा एक ग्रुप की सूरत में एक ही रोप पे, वो जो बड़ी रोप होती है उस पे 8-8, 10 उनकी क्या कोऑर्डिनेशन होती है और क्या टाइमिंग होती है। एग्जैक्टली। तो वो मुझे, आप अभी स्किप रोप कर रहे थे तो खेल का हिस्सा भी है, साथ साथ वर्जिश भी हो जाती है, वर्जिश भी है और खेल का एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुस्तफा रिजवी मेरे साथ होंगे। सेगमेंट है हमारा मूवी, और मूवी में आज हमने ट्रिब्यूट देना है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक आइकॉनिक पर्सनालिटी को, लहरी साहब को। उनका अंदाज जुदा, उनके बात करने का एक तरीका, उनका जुमला अदा करने का तरीका बिल्कुल जुदा। जैसे हम प्रोग्राम के आगाज में मैं कह रहा था, ना उनसा कोई है ना उनसा कोई होगा। इस ब्रेक के बाद मुस्तफा और मैं कुछ उन पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक आइकॉनिक शख्सियत लहरी साहब को ट्रिब्यूट देना है, उन पे बात करनी है, उनकी शख्सियत, उनके काम, उनकी फिल्मों पे। और मेरे साथ मौजूद है सेगमेंट मूवी में मुस्तफा रिजवी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तौसीक भाई। और आपने देखा आज मेरा लिबास जो है, मैं तो आपको आदाब करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिबास का तकाजा है। और आप हमेशा माशाल्लाह इतने अच्छे शलवार कमीज़ और पहनते हैं, तो मैंने कहा कि ज़रा आज मैं भी थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। वाकई, एंड यू आर लुकिंग रियली स्मार्ट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वेल, इतनी अच्छी ओपनिंग होगी अब आज। अब मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाते हैं। कुछ हम क्या भाई देखो, आए तो
एक दूसरे की तारीफें कर ली और क्या चाहिए। अब ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद मतलब अगले सेगमेंट पे जाएंगे। अच्छा नहीं, कुछ करने भी आए थे। एग्जैक्टली और एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका हम जिक्र किए बगैर बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कहीं जा रहे हैं तो आप लोग भी कहीं ना जाएं, क्योंकि ये जिनका हम जिक्र करने लगे ये इनका असली नाम जो है वो सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी है। और नाम तो थोड़ा पेचीदा है, मुश्किल है, मगर इनका काम जो है वो लोगों के दिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता था उस ज़माने में भी। आजकल के ज़माने में भी अगर आप इनको देखेंगे, इनके काम को, तो आपके दिल में ये ज़रूर जाएंगे और घर कर जाएंगे। ये मैं आपको बता सकता हूँ। 2 जैन 1929 को लहरी साहब की ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और 13 सितंबर 2012 में ये हमारे साथ नहीं रहे, मगर इनका काम, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। और इन्होंने अपना काम उस ज़माने में अपने आप को साबित किया जब इनके साथ बड़े बड़े परफॉर्मर्स और कॉमिक की दुनिया में, कॉमेडी की दुनिया में रंगीला थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब थे। तो इस तरह के बड़े आर्टिस्ट की मौजूदगी में अपने आप को यानी अपने आप को मुतरादिफ कराना और फिर अपनी लेगेसी छोड़ के पीछे जाना, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, अपने आप को ना सिर्फ मुतारिफ करवाना बल्कि आपने बिल्कुल ठीक है, लेगेसी छोड़ के जाना और बिल्कुल एक जुदा अंदाज देना। कॉमेडी का एक ऐसा अंदाज दिया कि वही जो मतलब उनको, मैं तो कहता हूँ उनको कॉपी करना भी कितना मुश्किल। एग्जैक्टली इतनी यूनिक उनका अंदाज था। और आज हम वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि 11 निगार अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं 1964 से 1986 के दरमियान। पहली जो इनकी फिल्म थी उसका नाम है अनोखी, जो 1956 में रिलीज़ हुई। आखिरी फिल्म जो थी वो धनक थी, जो 1986 में रिलीज़ हुई। ज़बरदस्त। और इसमें बहुत बड़े बड़े उस वक्त के सितारे और नामवर अदाकार मौजूद थे। जी हाँ, वहीद मुराद साहब थे, रानी अगेन अ बिग स्टार, दीबा, संतोष कुमार, ह्यूज स्टार, सबिया खानम एंड लहरी साहब हिमसेल्फ वन द बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड। साथ में 81 वीक्स के लिए ये फिल्म जो है कराची सिनेमा में चलती रही। तौसीक भाई, प्लेटिनियम जुबली इसने हासिल की और मैं कहता हूँ कि एक अमेजिंग फिल्म थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म थी। एब्सोल्युटली। और हम अक्सर कहते हैं कि जो पाकिस्तानी सिनेमा की जब कहानी लिखी जाएगी तो कुछ फिल्में, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनके बगैर पाकिस्तानी सिनेमा की कहानी मुकम्मल नहीं होती। और अंजुमन डेफिनेटली उन फिल्मों में से एक थी जिसको देखने वालों ने, अंजुमन के चाहने वालों ने ये फिल्म बार बार देखी। मतलब इसको हर बार देखने का अपना लुत्फ था। इसके म्यूजिक, इसमें अदाकारी, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी कहानी इतनी इंटेंस थी, इतनी ग्रिपिंग थी कि वाकई स्क्रीन प्ले से लेके एक्टिंग तक। खैर, आज बात तो हम लहरी साहब की करें, लेकिन अंजुमन का जिक्र आ गया तो वन ऑफ माय फेवरेट्स इन पाकिस्तानी सिनेमा, इसलिए ये हो नहीं सकता कि उस पर बात ना की जाए। एग्जैक्टली। और लहरी साहब की उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है, प्लॉट जो है, वो एक कॉमिक कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मगर फिर भी उसमें अपनी जगह बनाकर इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना, क्योंकि आपको पता है नॉमिनेशन में बड़े बड़े और भी नाम थे। एग्जैक्टली। और लहरी साहब का तो यही तो खासा था कि वो फिल्म के अंदर जो भी उनको किरदार मिले वो ऐसा जाके से कहते ना, ऐसे फिट जाके बैठ जाता था ना। सिनेमा में इन लोगों की प्रेजेंस, मतलब स्क्रीन पे जब ये चेहरे आते थे ना, तो चाहे बच्चे, चाहे बड़े, चाहे जवान, चाहे बूढ़े, कि अच्छा जी लहरी साहब आ गए, अब देखो कि आया जुमला क्या आया। और वो जो जुमला जिसे कहते हैं ना अदा करना, जिसको मैं कहता हूँ फेंकना, कि वो बाकायदा ऐसे थ्रो होता था ऑडियंस को कि कैच करो इस जुमले को। एग्जैक्टली। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हम अभी ख्वाब देखते हैं कि हम अदाकार बन जाएं। शुक्र है कि अगर हम उस ज़माने में होते तो हमारा तो कोई चांस नहीं था। पेट पटा के हम तो पता नहीं, बाहर सिनेमा के घर के दरवाजे ऑडिशन बाहर ही पेट पटा के हमें लोग भेज देते कि तुम कहाँ, क्या ख्वाब ख्याली। एक मुझे ऐसा लगने लग गया था, क्योंकि अभी हम आपको उनकी कुछ परफॉर्मेंस की क्लिप्स भी दिखाएंगे, कि एक कॉम्बिनेशन होता था कि अगर लहरी साहब हैं तो स्टारिंग में हीरो ये हैं, तो एक कॉम्बो में कोई रेसिपी थी, ऐसा फील होने लग जाता है कि कोई रेसिपी थी। एक रेसिपी होती थी जिसके हिसाब से फिल्म जो है उसका एक नक्शा, एक खाका बनाया जाता था और उन रेसिपी में ये लोग आते थे और फिर कंप्लीट डिपेंड करती थी फिल्म उस परफॉर्मर के ऊपर कि भाई अब क्योंकि जब आप चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो अगर आप ख़ास किस्म का मसाला डालेंगे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मसाले के वो रिजल्ट्स भी आएंगे जब आप मेहमानों को खिलाएंगे। तो इसी तरह डायरेक्टर जो है डिपेंड करता था कम्प्लीटली उस आर्टिस्ट में, मोर देन द स्क्रिप्ट राइटर। वो आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस कॉमिक जो कॉमेडी है फिल्म के अंदर वो बरकरार रहे। ये लहरी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको बखूबी निभाते थे हर फिल्म में, जिस तरह उन्होंने दिल मेरा धड़कन तेरी में निभाया भी और बहुत अच्छा किया। इसका म्यूज़िक जो है
वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा आइकॉनिक था। आजकल भी लोग कवर सॉन्ग्स करते हैं इसके म्यूज़िक पे, बड़े बड़े लोग आर्टिस्ट भी बन गए हैं इसके म्यूज़िक पे कवर सॉन्ग्स करके। मास्टर इनायत हुसैन जो थे उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया। और इसका कुछ एक गाना मुझे याद आ रहा था तौसीक भाई, शायद आप तो माशाल्लाह गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। क्या यादें तुमने दिला दी हैं मुस्तफ़ा ये मूवीज। बट आई एम सो हैप्पी कि इस सेगमेंट में हमारी ये जो जनरेशन है, जो मुस्तफ़ा की जनरेशन है, ये लोग जो इस वक्त ऑब्वियसली दुनिया का सिनेमा इस वक्त आपकी रीच के अंदर है ना, थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, कि आप रूसी सिनेमा से लेके ईरानी सिनेमा से लेके फ्रेंच सिनेमा से लेके इंडियन सिनेमा से लेके पाकिस्तानी सिनेमा से लेके हॉलीवुड से लेके चाइनीज कोरियन फिल्में बड़ी जबरदस्त हैं, तो आपको पूरी दुनिया का सिनेमा आपके एक क्लिक पे है। व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज के ये वाली जनरेशन जो है ये हमारी जो 60s 70s 80s की जो फिल्में हैं उसमें इंटरेस्ट रखती है। और मुस्तफ़ा मुझे अक्सर ऑफ द कैमरा भी बताता रहता है कि तौसीक भाई ये सेगमेंट शुरू करने के बाद जो मैं आई एम अ फिल्मी पर्सन, जो मैं एक्सपोज हुआ हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से, वो एक सही आई ओपनर था। एग्जैक्टली और मेरी बहुत नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है। मैं तो शो को क्रेडिट, आपको क्रेडिट देता हूँ कि, और आई होप कि इन सेगमेंट्स को देख के जो हमारी यूथ है वो भी इन फिल्म्स को जाके डिस्कवर करे। ऑब्वियसली काफ़ी आर्टिस्ट को उनको नाम पता भी है, मगर उनकी जो असल जर्नी है उसके बारे में जाने कि कितने बड़े अदाकार परफॉर्मर्स हमारी इंडस्ट्री में आ चुके हैं। आई एम अमेज्ड। वेल, एक बात बताता चलूँ कि टेलीविज़न पे दिल मेरा धड़कन तेरी का रीमेक हुआ था 2013 के अंदर, जिसमें हमारे बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट एहसन खान और सनम सईद ने लीडिंग रोल्स प्ले किए थे। तो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी, प्लॉट इतना मज़ेदार था कि उसका रीमेक किया गया, और ये ड्रामा जो था टेलीविज़न पे ये भी सुपर हिट हुआ, ये भी बहुत अच्छा गया। तो ये अच्छी बात है कि अपने उस कंटेंट को, क्योंकि आजकल तो आपने देखा हर इंडस्ट्री में कंटेंट रीमेक का एक कल्चर है। अगर हमारे पास अच्छा कंटेंट है जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे तो अपील है टू आवर डायरेक्टर राइटर्स कि भाई आप वो जिस तरह अंजुमन है, इस तरह की कहानियों को हम वापस हमें लेकर आना चाहिए और रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए विद प्रॉबेबली ऑब्वियसली उस स्टार कास्ट को तो हम मैच कभी भी नहीं कर सकते शायद, मगर उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास अभी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हक अदा यकीनन करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, जीते रहें, खुश रहें आप, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवानी है अदनान शाह टीपू से, जिनसे हमारी मुलाकात हुई पीटीवी कराची सेंटर में, और बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प शख्सियत है अदनान शाह टीपू। आप इनको हर तरह का काम करते हुए देखते हैं, लेकिन जब इनसे मेरी मुलाकात हुई और वो नशिस्त इस कदर दिलचस्प, इस कदर पुरलुत्फ कि आपको वाकई में मज़ा आएगा। इस ब्रेक के बाद आपको उनसे मिलवाते हैं।